अगर आप एक बिलियनियर बनना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबल वे होगा कि एक कंपनी की शुरुआत की जाए। और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जो कि अपनी वेल्थ को डिलीजेंट इन्वेस्टिंग, मूवीज़ बना के और साथ ही साथ किताबें लिख के बढ़ा रहे हैं। मगर एवेन्यू के अलावा जो सारे बिलियनियर्स हैं वो अपनी वेल्थ को इंडिविजुअल वेंचर्स में लगाते हैं, चाहे वो हेज फंड शुरू करना हो या फिर डायरेक्टिंग करना हो। मगर एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि एक 10 फिगर मार्क को हिट कर चुका है एम्प्लॉयज़ की तरह काम करके पूरी ज़िंदगी भर। और जो पहले इंसान थे इस गोल को अचीव करने वाले वो थे क्यूबन रेफ्यूजी जिसका नाम था रॉबर्टो गोएज़वेटा। तो किस तरह से क्यूबन रेफ्यूजी दुनिया के सबसे पहले 9 to 5 बिलियनियर बने। रॉबर्टो गोएज़वेटा का जन्म 18 नवंबर 1931 को हवाना, क्यूबा में हुआ था। जब वो एक बच्चे थे उनकी फैमिली काफ़ी अमीर थी और उनके पिता आर्किटेक्ट थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर बिजनेस चलाते थे। वहीं पे उनकी माँ एक वारिस थी बड़ी शुगर प्लांटेशन की। और रॉबर्टो जो है एक्चुअली ग्रो कर रहे थे मैंशन में जो कि उनके ग्रैंडफादर ने बनाया था। तो लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। उन्होंने लोकल प्राइवेट स्कूल्स को अटेंड किया हवाना में अपनी अर्ली डेज़ में। उसका प्रिपरेटरी स्कूल गए जिसका नाम था चेसायर अकेडमी न्यू हेवन में। रॉबर्टो जो थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे स्कूल में और येल यूनिवर्सिटी में वो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया जहाँ पे उन्होंने मेजर करी केमिकल इंजीनियरिंग में। रॉबर्टो ग्रेजुएट हुए येल से 1953 में और ग्रेजुएशन के बाद रॉबर्टो ने मैरी किया ओल्गा कैस्टिलियो को और वो वापस हवाना आ गए। ग्रेजुएशन के बाद उनके पिता चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें, मगर रॉबर्टो के अलग प्लान्स थे। रॉबर्टो अपना खुद का नाम बनाना चाहते थे, ना कि अपने पिता के पैरों पे चल के। इसकी वजह से उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा, उन्हें ऐड मिला एक अनआइडेंटिफाइड कंपनी की जो कि एक बिलिंगुअल केमिकल इंजीनियर को ढूंढ रही थी। जो कंपनी थी वो कोको कोला थी और रॉबर्टो जो थे उनको जॉब मिल गई थी। मगर उनके पिता ने रॉबर्टो को इसी तरह से जॉब लेने को कहा कि अगर वो फैमिली की कंपनी में भी हर सैटरडे को काम करेंगे। रॉबर्टो ने एग्री किया अपने कंडीशन को और जॉब ले ली 4 जुलाई 1954 को। ये जो जॉब थी काफ़ी अच्छी तो नहीं थी, मगर इसने $500 पर मंथ को पे किया था जो कि आज के $5,000 पर मंथ होते हैं। अपेरेंटली उनके दोस्तों को लगा कि वो पागल है और ऐसा जॉब ले रहे कोको कोला में, ना कि उनकी पिता की कंपनी में। मगर बहुत ही जल्दी ये चीज़ है वो राइट डिसीजन होने वाली थी। अगले 5 सालों में रॉबर्टो ने काफ़ी अच्छा काम किया कॉर्पोरेट लैडर में। इसकी वजह से टेक्निकल डायरेक्टर बने 5वीं कोको कोला की बॉटलिंग प्लांट्स जो कुबा में थी। इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकती। रॉबर्टो का सॉलिड कैरियर चल रहा था, अगर जॉब भी चली जाती उनकी तो ग्रेट फैमिली बैकअप कर ले वाली थी। मगर जब कुबा जो एक्सपीरियंस हुआ उन्हें अनप्रेसिडेंटेड टर्म्स ऑफ इवेंट्स आए। जनवरी ऑफ 1959 में एक कम्युनिस्ट लीडर जिसका नाम है फाइडल कैस्ट्रो ने एक रेबेलियंस छेड़ा क्यूबन गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वो सक्सेसफुली ओवरथ्रो कर चुके थे गवर्नमेंट को 1 महीने बाद। फील्ड कैस्ट्रो जो थे वो उन्होंने खुद को प्रीमियर ऑफ द कंट्री का नाम दे दिया और ये कहा कि जो सारे प्राइवेट बिजनेसेस को टेक ओवर कर लेंगे। रॉबर्टो ने अपने बच्चों को रिलेटिव्स के साथ भेज दिया यूएस में, मगर रॉबर्टो और उनके पेरेंट्स जो है वो क्यूबा में रहे जब तक कि वो पॉसिबल हो पाया। इवेंचुअली अगस्त ऑफ 1960 में फैमिली ने डिसाइड किया कि वो जाने का समय आ चुका है। इसके वजह से फैमिली वेकेशन का बहाना बना के मायामी में कंट्री छोड़ के चले गए। जब वो मायामी पहुंचे तो फैमिली ने सक्सेसफुली एस्केप कर लिया था कम्युनिज्म को, मगर वो सारी चीज़ें छोड़ चुके थे प्रोसेस में। वो फैमिली जो थी एक स्मॉल मोटेल रूम में रहती थी। उनके पास सिर्फ $40 और 100 शेयर्स थे कोको कोला के। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए 2 महीने बाद जो नया क्यूबन गवर्नमेंट थी वो कोको कोला के सारे एसेट्स सीज कर रही थी क्यूबा में और सारी साथ फैमिली एसेट्स को भी। तो कोई भी ऑफिशियली वापस तो जा नहीं सकता था। तो सिल्वर लाइनिंग जी थी सिचुएशन की वो ये थी कि कोका कोला जो है फायर रॉबर्टो को नहीं करते, मगर क्योंकि कोका कोला ने सारे अपने एसेट्स छोड़ दिए थे क्यूबा में, रॉबर्टो को शुरुआत से ही शुरू करनी थी नीचे से। 1961 में कोको कोला ने रॉबर्टो को बहामास भेजा जहाँ पे उन्होंने केमिस्ट का काम किया। क्योंकि रॉबर्टो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस थे कोको कोला में, इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने के लिए। इस वजह से 1963 में रॉबर्टो जो थे वो स्टाफ असिस्टेंट से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए थे लैटिन अमेरिका के लिए। और 1964 में रॉबर्टो जो थे वो कोको कोला के हेडक्वार्टर्स में चले गए थे एटलांटिया जॉर्जिया में। इसी के साथ साथ 2 साल बाद रॉबर्टो जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे टेक्निकल रिसर्च और डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से वो यंगेस्ट पर्सन थे हिस्ट्री में इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। मगर ये चीज़ें शुरुआती थी। हालांकि रॉबर्टो काफ़ी अच्छा कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट में। जो फॉर्मर चेयरमैन थे कोका कोला के रॉबर्ट वुडफॉर्ड, उन्होंने काफ़ी इंप्रेस हुए वो रॉबर्टो की परफॉर्मेंस से, इसलिए वुडरफ की उम्र 77 ईयर्स की थी उस समय और वो रिटायर हुए थे कोको कोला के कुछ सालों पहले। इसी वजह से वो क्रूशियल रोल प्ले करते थे कंपनी में। इसी वजह से वुडरफ और रॉबर्टो जो थे वो दोस्त बन गए और साथ ही साथ कभी कभार लंच भी कर लिया करते थे।
ये कंसिडर करना टफ होगा कि वुडरफ ने रॉबर्टो को अपना चेला माना था, मगर कुछ सालों बाद 1974 में रॉबर्टो ने प्रमोट किए गए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में अपनी टेक्निकल डिवीजन के लिए, और इसकी वजह से एक साल के बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द टेक्निकल डिवीजन में। रॉबर्टो ने कोको कोला के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का काम किया 1979 तक, जब प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला जे लूशियन स्मिथ ने रिजाइन कर दिया। इसकी वजह से रॉबर्टो जो थे वो वाइस चेयरमैन बन गए कंपनी के, और उस समय कोको कोला के 6 वाइस चेयरमैन थे, और ये सारे लोग कंसिडर कर रहे थे नेक्स्ट लाइन में आने के चेयरमैन और सीईओ बनने के लिए। हाउएवर एक साल के अंदर सिस्टम चेंज हो गया। 4 जो वाइस चेयरमैन थे वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स बने, और रॉबर्टो जो थे वो 3 रोल लेने वाले थे, जो कि थे डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और क्योंकि सीईओ रॉबर्टो एलिमिनेट करना चाहते थे बन के जो नेचुरल शुगर थी कोको कोला के सोडा से हटाने के लिए, इसकी वजह से उन्होंने हाई फ्रूक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया, जो कि 40% सस्ती आती थी। इस क्लेवर बिजनेस डिसीजन की वजह से वुडरफ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया, और एक साल बाद 1981 में पॉल ऑस्टिन जो फॉर्मर सीईओ थे वो रिटायर हो गए, और रॉबर्टो जो थे नए सीईओ बने, चेयरमैन और कंपनी के कोको कोला के, और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हुई थी वुडरफ की तरफ से भी। और यहाँ पे रॉबर्टो ने अपनी एबिलिटी को प्रूव किया, क्योंकि कोको कोला जो है सही कर रहा था रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में, मगर एक स्टॉर्म चल रही थी बैकग्राउंड में जो कि मीडिया ने उठाई कि कोको कोला की सेल्स जो है वो फ्लैट लाइन में चल रही थी कुछ समय से। और ये नहीं था कि कोको कोला के अपना मार्केट सिचुएशन को जो छू लिया था, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है वो ग्रो कर रहा था, और रीज़न था कोको कोला को कोई ग्रोथ नहीं मिल रही थी, क्योंकि पेप्सी उनका सारा मार्केट ले रहा था, क्योंकि मार्केटिंग जीनियस थे जॉन स्कली। कोको कोला जो थे वो अभी भी पेप्सी को आउटसेलिंग कर रहा था सोडा फाउंटेन्स में, मगर पेप्सी जो है वो ओवरटेक कर चुकी थी कोका कोला को फूड स्टोर मार्केट में 1979 से, और वो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर बना रहे थे। तो रॉबर्टो ने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई जहाँ पे उन्होंने 1980s के प्लान बताया, और वहाँ पे की पॉइंट रखा कि जो है री इन्वेस्टमेंट की जाए। उनके दिमाग में जो आइडिया था सिंपल था कि पैसे बोरो करो लो इंटरेस्ट रेट में, और इसे हाई रिटर्निंग एसेट्स बनाओ, और इसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसे जेब में डालो। मगर ये कम्प्लीटली फॉरेन आइडिया था कोको कोला के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी पैसे नहीं उठाए थे पूरी हिस्ट्री में। इसकी वजह से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव स्केप्टिकल हुए रॉबर्टो के प्लान में, और ये सारे पता था उनको कि कोको कोला को मेजर चेंज चाहिए मार्केट शेयर लेने के लिए पेप्सी से, तो इसी के साथ वो चल दी है। रॉबर्टो का पहला बड़ा डिसीजन था कि नई ड्रिंक्स को लेके आए। जो पहला उसमें था डाइट कोक, 1982 में लाए थे। डाइट कोक काफ़ी सक्सेस हुआ, और रॉबर्टो जो है उसकी वजह से चेरी कोक लेके आए 1985 में, जो कि काफ़ी अच्छा मनी मेकर बना कोका कोला के लिए। रॉबर्टो जो थे मिस्टेक्स के साथ फ्री नहीं थे, क्योंकि 1985 में रॉबर्टो ने ये रिलीज़ देखे नए कोक की, इसकी वजह से फॉर्मूला क्लासिक कोक का बदल दिया। हालांकि कोको कोला का गैदर्ड किया था एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा कि लोगों को पसंद आ रहा है नए कोक का टेस्ट और पुराने कोक से, मगर जो मार्केट को है अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से जो नॉस्टैल्जिया और फेमिलियरिटी हो ओरिजिनल कोक की वो नया कोको कोला भी बीट नहीं कर सकता। तो रॉबर्टो ने इसमें ज़्यादा बात नहीं करी इस रिएक्शन में, इसकी वजह से उन्होंने मार्केट को सुना और ओरिजिनल कोक का फॉर्मूला लिया है सिर्फ 79 डेज में। नई ड्रिंक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही रॉबर्टो ने ओवरऑल कर दिया था कोका कोला की मार्केटिंग एफर्ट को। उसी समय तक कोका कोला जो है पैसिव था अपनी मार्केटिंग में, रॉबर्टो ने इस चीज़ को बदल दिया। स्लोगन जैसे कोक इज इट, यू कांट बीट द फीलिंग एंड ऑलवेज कोका कोला, इससे और ये एग्रेसिव स्टाइल थी जो कैरिड हुई कंपनी के एक्सपेंशन एफर्ट्स में भी। इंस्टेंस के लिए बर्लिन की जब दीवार 1989 में गिरी, रॉबर्टो ने इंस्टेंटली एक्सपेंड किया कंपनी को ईस्टर्न यूरोप में। हालांकि काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन था एरिया का, और हालांकि क्वेश्चनेबल मूव था उस समय। कोक ने ओवरटेक कर लिया पेप्सी को प्रेफर्ड सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो यूरोप में 3 साल बाद, और ये अग्रेसिव मार्केटिंग जो थी कोका कोला को मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बना चुकी थी दुनिया में। ये एस्टिमेट है कि 94% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन जानती है कोक्स के रेड और वाइट लोगों को। रॉबर्टो ने काफ़ी सारा पैसा खर्च किया वर्टिकल इंटीग्रेशन में। हालांकि 1980s के दौरान रॉबर्टो ने काफ़ी सारी अलग बॉटलिंग कंपनीज को एक्वायर किया, इसकी वजह से कोको कोला को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ा अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गए। और कुछ समय के लिए रॉबर्टो ने एक्सपेरिमेंट किया इन्वेस्टमेंट्स करना आउटसाइड ऑफ द बेवरेज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए 1982 में कोका कोला ने कोलंबिया पिक्चर्स को खरीदा $692 मिलियन में, और पहले तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर जब रिलीज हुई घोस्टबस्टर्स कोलंबिया पिक्चर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो गई, और रॉबर्टो कंपनी को 1989 में बेच चुके थे $1.5 बिलियन के प्रॉफिट में। इस सक्सेस के साथ ही रॉबर्टो ने डिसाइड किया कि बेस्ट है कि एक इंडस्ट्री में फोकस किया जाए। और रॉबर्टो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सोल पर्पस होता है हर कंपनी का कि अपने शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए, और जब तक लीडर इस चीज़ को अकॉम्प्लिश कर रहा है अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे। और उनके ओपिनियन में जो मोस्ट इफेक्टिव वे है अकॉम्प्लिश करने का इन चीज़ों को फोकस होकर अग्रेसिव होना, और एग्जैक्टली वही उन्होंने किया।
मगर अनफॉर्चुनेटली रॉबर्टो का कैरियर ही रुकने वाला था अपनी पीक पे, क्योंकि रॉबर्टो के एक लाइफ लॉन्ग सिगरेट स्मोकर थे सितंबर 1997 में, और इसकी वजह से उन्हें डायग्नोज किया गया लंग कैंसर से, और एक महीने बाद अक्टूबर 1997 में 65 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। हालांकि रॉबर्टो की डेथ मानी नहीं जा सकती थी, मगर फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था कोका कोला के लिए, और 1996 में कोका कोला आउटसेल कर रहा था पेप्सी को इंटरनेशनली 3:1 के रेशो में। और जैसे आप गेस कर सकते हो, प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस जो है वो आसमान छू चुके थे। और रॉबर्टो ने जब कोका कोला को उठाया था 1981 में, कंपनी की वर्थ थी $2.8 बिलियन की, मगर अपनी मौत के बाद कोका कोला की वर्थ 184 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी, जो कि 64 गुना रिटर्न है 17 सालों में। उसको पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो कोका कोला का स्टॉक जो है सिर्फ 31% ग्रो किया है रॉबर्ट्स की डेथ के बाद। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि किस तरह से वॉरेन बुफेट ने बहुत सारा पैसा कमाया कोका कोला से, और ये फिनोमिनल परफॉर्मेंस जो है रॉबर्टो गोजेटा को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और हाईली रिगार्डेड सीईओ बनाती है ऑल टाइम। और बहुत सारे बिजनेस फिलोसफीज जो है वो मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल में सिखाई जाती है पूरी दुनिया में। इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि आप सरप्राइज हो गए सुन के कि रॉबर्टो की वर्थ $1.3 बिलियन थी जब उनकी मौत हुई थी, जो वो उन्हें वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्प्लॉय बिलियनियर बनाता है। आपको क्या लगता है रॉबर्टो की इनसेन राइज टू द टॉप में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको कोक पसंद है, और साथ ही हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मोर क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।